चलिए, तो हम फटाफट से एक बार इंड एस 28 का कंसेप्चुअल रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इंड एस 28 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट्स? तो एसोसिएट्स के बारे में क्या बताया गया है हमको कि अगर हमारा किसी कंपनी में 20% या उससे अधिक बट मैक्सिमम अप टू 50% तक स्टेक है, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पार्टिसिपेशन, पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस। पॉलिसी मेकिंग कोई भी हो सकती है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, मटेरियल ट्रांजैक्शंस विद द इन्वेस्टर भी हम कंक्लूड करेंगे इसमें। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल हो भी सकती है इंफॉर्मेशन। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। प्रोविजन ऑफ असेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो एसोसिएट कौन हो जाएगी? 20% या उससे अधिक बट मैक्सिमम अप टू 50% अलोंग विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यहां तक क्लियर है? आगे हमने क्या देखा? अकाउंटिंग कैसे होगी? अकाउंटिंग में हमने देखा कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने को देखना है। सो अकाउंटिंग में मैंने आपको क्या बोला कि अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो हम दोनों के इंपैक्ट देखेंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको सबसे पहली एंट्री बताई कि इन्वेस्टमेंट अगर परचेज करोगे तो कैश एंड बैंक हिट होगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, और ये दोनों में सेम एंट्री होगी, चाहे वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। इसके बाद सेकंड इफेक्ट आएगा शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट का। जब भी हम शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट बनाते हैं तो हमने इंड एस 110 में भी हमने सीखा था कि डिविडेंड वाला एलिमेंट हटा देते हैं और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी हटा के हम इसमें एंट्री करेंगे। ये एंट्री हमारे कंसोलिडेटेड पीओरएल पे हिट करेगी, बिकॉज ये पोस्ट प्रॉफिट कब आएगा? जब कंसोलिडेशन होगा, और कंसोलिडेशन होगा तो एंट्री सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आने वाली। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डिविडेंड रिसीव्ड की, तो तीसरा जो एडजस्टमेंट है दैट इज इन रिलेशन टू डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव के बारे में बात करूंगा तो फिर पहला इंपैक्ट अपन बात करते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो हमें एक तरह से प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट हमें कहां से मिल रहा है? हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे, तो वो हमें कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पीओरएल आ जाएगा। बट अगर मैं बात करूं ग्रुप की, तो ग्रुप में तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नाम आएगा, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स हमने प्रॉफिट अर्न किया है, तो दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये किसके केस में बात कर रहा हूं मैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में। साथ ही साथ अगला जो ट्रांजैक्शन है फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको यहां पे बताऊं, तो या तो केस होगा कि एसोसिएट ने पेरेंट को गुड्स बेचे या फिर पेरेंट ने एसोसिएट को गुड्स बेचे। इलस्ट्रेशन 13 हमने डिस्कस किया जो कि आपके मॉड्यूल में गिवन है वहां पे। तो वहां पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं आने वाली। हाँ, बट एंट्री कहां पर आएगी? दैट विल बी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि विद इन द ग्रुप यहां पे सेल हो रही है। विद इन द ग्रुप सेल हो रही है तो हमने क्या सीखा था? सेलर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अमाउंट। तो सेलर कौन है यहां पे? पहले केस में एसोसिएट, तो एस पीओरएल मतलब एसोसिएट्स पीओरएल टू स्टॉक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे स्टॉक किसका आएगा? ये पेरेंट का। क्यों? क्योंकि खरीदे किसने? पेरेंट ने खरीदे। यहां पे इसका जस्ट उल्टा केस क्या हो जाएगा? पी सेल्स गुड्स टू ए। नाउ पेरेंट ने गुड्स बेचे हैं ए को, एसोसिएट्स को, तो पीस पीओरएल टू स्टॉक एसोसिएट। यहां पे सेलर कौन है? पेरेंट है, और स्टॉक किसका बढ़ जाएगा? एसोसिएट का। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट हमने सीखा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ पीपीई। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो असेट बढ़ जाएगा। और किसकी पीपीई की बात हो रही है? एसोसिएट की पीपीई की बात हो रही है। पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा? पीपीई डेबिट टू एसोसिएट्स पीओरएल, और डाउनवर्ड है तो एसोसिएट्स पीओरएल टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एडिशनल डेप्रिसिएशन एस पीओरएल टू पीपीई। और इंपेयरमेंट अगर हो रहा है तो यहां पे भाई साहब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के केसेस पर मैंने आपको बताया भी है कि एनसीआई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब एनसीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो इंपेयरमेंट वाला क्लॉज होगा गुडविल का वो पेरेंट के पीओरएल से ही हिट होगा। साथ ही साथ अकाउंटिंग के बाद हमने ये समझा कि मैंने आपको शुरुआत में ये भी बताया था कि जब
इंड एस 28 की बात होगी तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन। इसमें क्या करते हैं हम? प्रोपोर्शनेट स्टेक ऑफ इन्वेस्टर इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट दिखाते हैं। मान लीजिए मेरा 30% स्टेक है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा? मैं पेरेंट के इक्विटी मेथड में बैलेंस शीट बनाते वक्त पेरेंट के सारे फिगर्स लूंगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जितने परसेंट से किया गया है उतना दिखाया जाएगा। तो बस ये याद रखना है। और उस इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो परचेज करे वो, प्लस हम कोई भी शेयर पोस्ट प्रॉफिट का है, एक्सक्लूड कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड डिविडेंड एलिमेंट, ऐड कर देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन एडिशनल वाला कोई लगता है इन पोस्ट एक्विजिशन, साथ ही साथ लेस कर देंगे गुडविल इंपेयरमेंट। तो इसके साथ जो आ जाएगा वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पी शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लेस इन्वेस्टमेंट्स, तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी गुडविल। और इसमें हमें इग्नोर करना है कॉन्ट्रा आइटम्स को। सो दिस इज द एंटायर कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ इंड एस 28। आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। तो आपको काफी अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। तो मैंने आपको इंड एस 28 में एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि व्हेन एसोसिएट इज कन्वर्टेड इनटू सब्सिडरी, इन सच अ केस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है हमारा, वो जो अभी तक था, अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स क्या हो जाएगा आगे जाके? मान लो आपने 50% से ज्यादा स्टेक परचेज कर लिया सामने वाली कंपनी का, तो अब वो आपकी एसोसिएट नहीं है, अब वो सब्सिडरी हो गई। तो आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ रहा है उसको आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। और जब आप सब्सिडरी को रिकॉग्नाइज करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका डी रिकॉग्निशन काय का हो गया? इन्वेस्टमेंट्स का। अगर इन्वेस्टमेंट का डी रिकॉग्निशन हुआ है और उस दौरान कोई भी ऐसा शेयर है ओसीआई रिक्लासिफाइबल का या ओसीआई नॉन रिक्लासिफाइबल का, उसको भी तो हटाना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा था लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ स्टेक वाले पार्ट में, कि जब सब्सिडरी का कंट्रोल हटता है तो वो एसोसिएट में चला जाता है, तो एनी शेयर इन ओसीआई आर इज ऑल्सो डी रिकॉग्नाइज। तो यहां भी एनी शेयर इन ओसीआई आर इन केस ऑफ एसोसिएट विल ऑल्सो बी डी रिकॉग्नाइज्ड as soon as the derecognition of associates, investment in associates have started. Yes or no? तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई भी केस शेयर ऑफ ओसीआई आर का है तो वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पीओरएल में, क्योंकि इट इज ओसीआई आर का मतलब रिक्लासिफाइबल टू पीओरएल, और अगर ओसीआई एनआर है तो रिक्लासिफाइबल टू अदर इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स। एग्जांपल ऑफ ओसीआई आर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ओसीआई एनआर के एग्जांपल्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। I hope I'm very much clear. Okay, so this was enough for Ind AS 28. अब कंप्लीट रिवीजन भी हो गया हमारा, देख भी लिया, छोटा सा Ind AS है, काफी यूजफुल है, 5 से 6 नंबर का आ सकता है।